हेलो एवरीवन। चलिए शुरू करते हैं केस स्टडी फॉर स्पॉम सेट बी कॉस्ट। तो हम अपना वही रूटीन रखेंगे कि हमें सबसे पहले क्या करना है, क्वेश्चंस पढ़ने इन केस रिक्वायरमेंट, तो हम केस स्टडी भी पढ़ेंगे। सेलवेल टेक्नोलॉजीज विशेष टू कैलकुलेट द लाइफ साइकिल कॉस्ट ऑफ मॉडल ट्रिपल एक्स 21 विच इज द कॉस्ट दैट विल नॉट बी इंक्लूडेड इन लाइफ साइकिल कॉस्ट। ओके, इन्होंने कोई प्रोडक्ट बनाया है, उसकी लाइफ साइकिल कॉस्ट निकालनी है, तो उसमें कौन सी कॉस्ट इंक्लूड नहीं होगी। Research and development for the remote software, upgrade feature, marketing and sales, estimate cost for future recycling and material extraction, finance cost incurred in form of interest on loans taken for the business as a whole। अब देखो, रिसर्च एंड डेवलपमेंट जो कॉस्ट है ये तो पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए होगी, तो ये तो इंक्लूड होगी। मार्केटिंग एंड सेल्स प्रमोशन हम पर्टिकुलर प्रोडक्ट का करते हैं, पूरे बिजनेस का तो करते नहीं है। अब जो एस्टीमेट कॉस्ट लगेगी फ्यूचर रिसाइकलिंग का, वो भी हम प्रोडक्ट में ही निकल रहा होगा। लेकिन जो फाइनेंस कॉस्ट लगी है, पूरा क्या लिखा है, एज अ बिजनेस एज अ होल लिया है इन्होंने, तो पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए नहीं है। अगर पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए होते तो हम इसको इंक्लूड करते हैं, लेकिन ये बिजनेस पूरा एज अ होल लिया है, तो अदर देन प्रोडक्ट इसमें और भी चीजें इंक्लूड होती हैं, तो इसमें ये कंसिडर नहीं करा जाएगा। फाइनेंस कॉस्ट इंकर्ड इन द फॉर्म ऑफ टेकन फॉर द बिजनेस एज अ होल, तो ये इंक्लूड नहीं होगी। अगर यही इंफॉर्मेशन फाइनेंस कॉस्ट अगर पूरे प्रोडक्ट के लिए ले रखी होती, तो इसको हम कंसिडर करते। फर्स्ट का है ऑप्शन डी, सेलवेल स्ट्रेटेजी टू रिफर्बिश ओल्डर फोन्स फॉर अ सेकेंडरी मार्केट, स्टूडेंट्स लोअर इनकम ग्रुप्स प्राइमरली सर्व्स टू। अब ये क्या कर रहे हैं, ओल्डर फोन को रिफर्बिश कर रहे हैं, सेकेंडरी मार्केट में उतार रहे हैं। अब जैसे आप अमेजोन फ्लिपकार्ट वगैरह पे भी देखते हैं कि रिफर्बिश्ड फोन दिखाते हैं, उनकी क्या कहते हैं प्राइस भी कम होता है। तो इससे क्या होगा, अगर आप अपने घर पे भी कोई प्रोडक्ट है उसको फिर से चेंज कर लेते हैं, या चेंज कर लेते तो पूरा नया हो गया, लेकिन उसको अगर उसको रिपेयर करा लेते हैं तो उसकी कॉस्ट लाइफ क्या होती है, बढ़ जाती है। तो हम क्या कर रहे हैं, उसकी लाइफ साइकिल बढ़ रही है। शॉर्टन द प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, नो, एक्सटेंड द प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। हम उसकी जो मॉडल है उसकी लाइफ साइकिल को इंक्रीज कर रहे हैं, एक्सटेंड कर रहे हैं। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। डज नॉट हैव इम्पैक्ट ऑन द, इम्पैक्ट तो पड़ेगा ही, उसकी लाइफ बढ़ रही है। और एलिमिनेट द नीड आफ्टर सेल सर्विस, हो सकता है आफ्टर सेल सर्विस भी बढ़ेगा, बट मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन क्या है, वो करेक्ट ऑप्शन क्या है, एक्सटेंड द प्रोडक्ट लाइफ साइकिल of the older model. Which of the following best describe the impact of the decision to extract gold, copper, and platinum from non-repairable phone in accordance with the triple bottom line framework? कौन सी इसमें से बेस्ट इम्पैक्ट पड़ेगा अगर हम एक्सट्रैक्ट करें गोल्ड, कॉपर, प्लेटिनम, नॉन रिपेयरेबल, जो फोन रिपेयरेबल नहीं हो सकते, उसमें से हम उसके जो पार्ट्स है उसको एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, कॉपर, प्लेटिनम, गोल्ड को, विथ ट्रिपल लाइन बॉटम फ्रेमवर्क, तो इसके बेस्ट क्या डिस्क्राइब कर रहे हैं? प्रॉफिट इंक्रीज ड्यू टू लोअर प्रोक्योरमेंट कॉस्ट, यस प्रॉफिट इंक्रीज होंगे, क्योंकि अगर मेरे पास कोई चीज है, मैं उसमें से प्रोडक्ट उसका निकाल के किसी और में लगा रहा हूँ, फोन रिपेयर नहीं हो सकता, लेकिन जो उसके कुछ कुछ पार्ट्स हैं उसको हम किसी और चीज में तो यूज कर ही सकते हैं ना, जैसे रिफर्बिश्ड है उसमें यूज कर सकते हैं। तो प्रॉफिट इंक्रीज होगा क्योंकि हमारी प्रोक्योरमेंट कॉस्ट क्या हो गई, कम हो गई। प्लानिट improves by reducing minimal and landfill waste। अब इन्वायरमेंटल फ्रेंडली भी हो गया ये, क्योंकि भाई हम वेस्ट कम जनरेट करेंगे, पुराने रिसाइकलिंग कर रहे हैं, पुराने प्रोडक्ट्स को यूज कर रहे हैं, पुराने पार्ट्स को यूज कर रहे हैं। improves by reducing mining and landfill waste। people improve brand image as customer perception is positively influenced due to environmental friendly business practice। अगर कोई भी बिजनेस environmental friendly business practice को यूज कर रहे हैं, तो इससे पीपल का जो कस्टमर है उनका भी परसेप्शन क्या होगा, इंक्रीज होगा, चेंज होगा, कि हाँ भाई कंपनी तो अच्छी है, एनवायरमेंट के बारे में भी सोच रही है। तो मेरे को लगता है ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, बट और ऑप्शंस भी कम देख लेते हैं। प्रॉफिट डिक्रीज नहीं होगा भाई, अगर लोअर कॉस्ट है प्रॉफिट डिक्रीज कैसे होगा, प्रॉफिट बढ़ेगा। प्रॉफिट इंक्रीज बाय सेलिंग ओल्ड पार्ट, ठीक है। प्लेनेट नेगेटिव, प्लेनेट में नेगेटिव इम्पैक्ट क्यों पड़ेगा, प्लेनेट में तो अच्छा इफेक्ट पड़ेगा ना, कि हाँ हम कम वेस्ट कर रहे हैं। प्रॉफिट पे सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट पड़ेगा, नो, उसमें लिखा है नो इम्पैक्ट, ऐसा नहीं है, प्रॉफिट में इम्पैक्ट पड़ेगा, हो सकता है कम पड़े, बट प्रॉफिट में इम्पैक्ट पड़ेगा ऑन द पॉजिटिव साइड। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। व्हाट इज द टारगेट कॉस्ट फॉर मॉडल ट्रिपल एक्स 21? टारगेट कॉस्ट क्या होगी? इसमें लिखा है सेलवेल प्लान्स टू ऑफर मॉडल एट 30,000 पर यूनिट एंड विशेष टू अर्न एट अ प्रॉफिट ऑफ 25% ऑन सेलिंग प्राइस। अगर ये बोल रहा है कि 30,000 है और उसपे वो 25% कमाना चाहता है, तो 30,000 उसका 25%, कितना आ गया, 7,500, मतलब इतना प्रॉफिट अर्न करना चाहते हैं।
तो 30,000 में से मैं अगर 25% रिड्यूस कर दूंगा तो मेरी कॉस्ट कितनी आनी चाहिए? 22,500। तो यहाँ पे कितनी कॉस्ट होनी चाहिए? टारगेट कॉस्ट 22,500। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। What is the cost gap that Sellwell needs to close to achieve the target cost? एक तो टारगेट कॉस्ट निकल गई। अब एक्चुअल कॉस्ट उनकी लग कितनी रही है तो हम उसमें पहले हम एक्चुअल कॉस्ट निकालेंगे। अब उसके बाद देखेंगे टारगेट कॉस्ट हमारे पास आ चुकी है 22,500। अब हमारी एक्चुअल कॉस्ट कितनी लग रही है? इसमें लिखा है 15,000 पर यूनिट हमारे कंपोनेंट्स की लग रही है कॉस्ट, ठीक है। लेबर टाइम लग रहा है 6.6 आवर्स एट द रेट 5,000 पर आवर। तो यहाँ पे कितना हो गया? 5,000 इंटू 0.6, 5,000 इंटू 0.6, 3,000, 15,000 प्लस 3,000 कितना हो गया? 18,000। उसके बाद बोल रहे हैं एंड द प्रोडक्ट स्पेसिफिक ओवरहेड्स अमाउंट टू 2,500 पर यूनिट। तो 18,000 प्लस 2,500 कितना हो गया टोटल? अभी तक कॉस्ट कितनी आ गई? 20,500। उसके बाद बोल रहा है इन एडिशन ईच फोन रिक्वायर्स 0.45 kgs ऑफ अदर मटेरियल which are supplied at a cost of 5,000 per kg with a normal of 10% substandard quantity। तो ये बोल रहा है कि एक अदर मटेरियल भी लगता है 0.45 kg और जो सप्लाई होती है 5,000 रुपीज पर kg। और लेकिन वो 10% सब स्टैंडर्ड क्वालिटी होता है। तो हम यूज कितना कर पा रहे हैं? 90% यूज कर पा रहे हैं। तो मतलब हम कितना लग रहा है? 5,000 इंटू 0.45 डिवाइडेड बाय 90% यूज कर पा रहे हैं। एक्चुअल कॉस्ट कितनी लग रही है हमारी? 2,500 लग रही है उस प्रोडक्ट पे। तो अभी तक कॉस्ट कितनी आई थी? 20,500 प्लस 2,500। तो टोटल कॉस्ट कितनी आ गई? 23,000। हमारी एक्चुअल कॉस्ट कितनी लग रही है? 23,000। और हमारी टारगेट कॉस्ट कितनी थी? 22,500। तो गैप कितने का आ गया? 500 पर यूनिट। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, लेट्स स्टार्ट विद केस स्टडी 5। AVIL introduced the made-to-order model specifically to address the high rate of customers leaving the store without purchasing from the store. From a strategic management perspective, how does this model differentiate the company's products with its made-to-stock rivals? ये है क्या मेड टू ऑर्डर मॉडल? एक बार ये पढ़ते हैं यहाँ पे। यहाँ पे कंपनी बोल रही है कि ये लोग गारमेंट कंपनी है, कस्टमर्स को वगैरह को डेनिम वगैरह फैक्ट्री है इनकी खुद की, वहाँ से मैन्युफैक्चर करते हैं, अपना आउटलेट पे बेचते हैं और इनका ऐसा चल रहा था। लेकिन ये बोल रहे हैं कि कुछ टाइम से फीडबैक आ रहा है कि कस्टमर नोटिस एग्जिटिंग विदाउट मेकिंग एनी परचेज। कस्टमर आता है, देखता है, लेकिन चले जाता है, कुछ भी परचेज नहीं हो रही है। तो इन्होंने क्या करा? ये लोग आ गए मेड टू ऑर्डर ऑप्शन पे। तो ये लोग क्या कर रहे हैं? It was for many products were unacceptable to the customer taste. Either the shade or design of denim was not what they wanted, and the apparel was not of the correct fit for them. The management then decided to provide customers a choice of either choosing from their standard apparel range that has already been made or to offer them made to order option. बेसिकली मेड टू ऑर्डर ऑप्शन क्या हुआ? जैसे हम रेमेंट्स के स्टोर में जाते हैं, भाई रेमेंट के स्टोर में जाओगे, आप अपने हिसाब से कलर कोई भी आपको चाहिए, क्वालिटी जितने भी आपको चाहिए वहां से आप चूज करो, वो आपको बताएंगे, देखो जो पसंद है उसके हिसाब से अपने हिसाब से स्टिच करवा सकते हो। अब वो क्या होगा? स्टिच आप अपने हिसाब से कराओगे तो आपकी फिटिंग है, आपकी क्वालिटी है, आपका कलर है, सब कुछ आपके अकॉर्डिंग हो रहा है। तो ये क्या होगा? मेड टू ऑर्डर ऑप्शन हो गया। तो यहीं पे भी ये कंपनी ने क्या ये स्टार्ट करा है। तो अब ये बोल रहे हैं कि इसमें अगर कंपनी ने ये स्टार्ट करा तो क्या अलग बना रहा है, डिफरेंशिएट कैसे कर रहा है कंपनीज के प्रोडक्ट को? प्राइस लीडरशिप। प्राइस लीडरशिप तो कंपनी तो पहले ही बेच रही थी, प्राइस लीडरशिप से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि प्राइस तो अभी भी उतना ही लग रहा है। कंपनी को उस पर ज्यादा बियर करना पड़ रहा होगा क्योंकि अब हर किसी कस्टमर के अकॉर्डिंग उनको डील करना पड़ता है। इकोनॉमीज ऑफ स्केल भी नहीं हो सकता क्योंकि जैसे जैसे ऑर्डर आएगा उस हिसाब से ही ये लोग प्रोड्यूस करेंगे क्योंकि पहले से ही बना के नहीं रख सकते। वैल्यू को क्रिएशन सिंस कस्टमर्स इन्वॉल्व इन डिजाइन को क्रिएशन। हाँ, वैल्यू क्रिएट हो रही है इसमें। इन्वेंट्री लोडिंग, इन्वेंट्री लोड भी नहीं हो रही इसमें। क्या वैल्यू क्रिएटर? ऑप्शन सी होगा। क्यों? अब मैं जा रहा हूँ, मैं जाके देख रहा हूँ भाई कंपनी मेरे हिसाब से बना के दे रही, मेरे को मेरे हिसाब से कलर मिल रहा है, मेरे हिसाब से ही मेरे को प्रोडक्ट मिल रहा है, मेरे हिसाब से मेरी फिटिंग मिल रही है। तो मेरे को मजा आएगा ना पहन के कि हाँ भाई मेरे हिसाब से फिटिंग है, सब कुछ अच्छा है, चलेगा प्रोडक्ट। तो इसलिए वैल्यू क्रिएट हो रही है और मेरा खुद का इन्वॉल्वमेंट है कि मैं पर्सनलाइजेशन कर पा रहा हूँ कि मेरे को ऐसा ऐसा बनवाना है। इट्स अ वैल्यू क्रिएशन। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। Between month 3 month to month 5, the ratio of made to order total sales from factory outlet increased from 25% to 34%.
इनका इंक्रीज हो गया मेड टू ऑर्डर, टोटल सेल्स 25%, 34% बढ़ गई। ड्यूरिंग द सेम टाइम डिले एंड डिलीवरी फ्रॉम इंक्रीज टू 3 to 7%। लेकिन डिले भी होने लग गया डिलीवरी में 3 to 7% बेस्ड ऑन द इन्फॉर्मेशन गिवन, बट इज द मोस्ट लाइकली इंटरनल कॉस्ट। इंटरनल कॉस्ट क्या है इसका, ठीक है, यहाँ पे लिखा है ऑर्डर्स नीड ऑर्डर, यहाँ पे देखो रिपीट ऑर्डर कितना आ रहा है 4%, लेकर 63% तक बढ़ गया। रेशियो मेड टू ऑर्डर यहाँ पे बढ़ता जा रहा है, रेशियो मेड टू ऑर्डर का। लेबर आइडल टाइम ये भी इंक्रीज होता जा रहा है, इसलिए वहाँ पे जो डिले एंड डिलीवरी हो रहा है वो भी बढ़ता जा रहा है। प्रोडक्शन का डाउन टाइम बढ़ता जा रहा है, ये देखो मंथ 3 to मंथ 5 22 to 132 पहुंच गया वो। इट्स अप्रोक्सीमेटली 5 टाइम्स हो गया है यहाँ पे, 5 टाइम, मोर देन 5 टाइम्स। तो यहाँ पे क्या हो गया, अगर प्रोडक्शन का डाउन टाइम बढ़ गया, जब प्रोडक्शन का डाउन टाइम बढ़ गया तो हम अपने प्रोडक्ट को जो राइट टाइम है उस पर डिलीवर ही नहीं कर पा रहे। तो इस वजह से इनका क्या हो रहा है, जो डिले हो रहा है डिलीवरी में, इस वजह से इंक्रीज हो रहा है। तो ड्यू टू दी प्रोडक्शन डाउन टाइम, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। AYL produces 5% discount on the order delivered beyond 3 working days under the cost of quality framework. This revenue loss would be an example of, okay, ये 5% वाला बात क्या है, पहले एक बार ये समझो। For delays beyond this timeline, customized products are manufactured and made available to customer within 3 working days। ये कह रहे हैं कि जो भी कस्टमाइज प्रोडक्ट बनवाएगा उसको 3 वर्किंग डेज के अंदर फ्रॉम द डेट ऑफ प्लेसिंग द ऑर्डर मिल जाएगा प्रोडक्ट। और अगर वो डिले होता है उसमें तो कस्टमर को 5% अपने ऑर्डर की वैल्यू से कम देना है। तो इस वजह से क्या होगा, मेरे को 1000 रुपये का प्रोडक्ट है, 1000 रुपीज़ का, मेरे को अगर मैं डिले हुआ तो मेरे को कितना देना है, 950 रुपीज़ देना है, 5% का वहाँ पे डिस्काउंट दे रहे हैं कंपनी को, ठीक है। उसके बाद इन्होंने लिखा है अगर वो डिले हो रहा है तो कौन सा रेवेन्यू लॉस हुआ। अब कस्टमर मैं हूं, मेरे को अगर प्रोडक्ट नहीं मिल पाया उस वजह से मेरे को डिस्काउंट मिल रहा है, तो कंपनी को 5% बियर करना पड़ रहा है। तो वो क्या हो गया, एक्सटर्नल फेलियर कॉस्ट हो गया। अप्रेजल कॉस्ट, ये अप्रेजल कॉस्ट एफिशिएंसी अप्रेजल कॉस्ट इंटरनल रिलेटेड हो गया। अप्रेजल प्रिवेंशन कॉस्ट भी नहीं है, इंटरनल फेलियर कॉस्ट। ये इंटरनल फेलियर कॉस्ट भी कंसिडर करी जा सकती है, लेकिन आप लॉजिक समझो कि किस वजह से हो रहा है, फैक्टर क्या है। मेरी वजह से अगर कस्टम कंपनी ऑप्शन ही नहीं देती 5% का, तो इंटरनल फेलियर कॉस्ट तो जब होता है ना कि जब उसका प्रोडक्शन डाउन टाइम है, ठीक है, उस वजह से इफेक्ट पड़ रहा है। लेकिन अगर ये कंपनी 5% का ऑप्शन ही नहीं देती, किसको दिया है, कस्टमर को दिया है। अगर कस्टमर को टाइम पे प्रोडक्ट नहीं मिल पाया तो इसलिए 5% का उसको डिस्काउंट देना पड़ रहा है, वो 5% कंपनी को बियर करना पड़ रहा है। तो इसलिए ये कॉस्ट कौन सी है, क्योंकि पेनल्टी मीट करनी, सिंस इट इज अ पेनल्टी फॉर नॉट मीटिंग द प्रॉमिस सर्विस लेवल डिलीवर टू द कस्टमर, दैट्स व्हाई इट्स अ एक्सटर्नल फेलियर कॉस्ट। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। The management is concerned about reducing the labor idle time due to unavailability of material. Which of the following will directly help address this problem? अब भाई कंपनी के पास प्रोडक्शन के लिए मटेरियल ही नहीं है। प्रोडक्शन तो जब करेगी जब मटेरियल होगा, और जब मटेरियल होगा, जब प्रोडक्शन चलेगा तो लेबर भी काम करेगी, लेबर का आइडल टाइम बैठा रहेगा, तो लेबर क्या करेगी जब प्रोडक्शन ही नहीं है। तो उसने क्या करा, मार्जिन ऑफ सेफ्टी इंक्रीज, इंप्रूव लर्निंग कर्व में जरूरत ही नहीं, क्योंकि कस्ट जो लेबर है, लेबर में कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पे मटेरियल ही नहीं। इंप्रूव जस्ट इन टाइम मॉडल, जस्ट इन टाइम भी हो सकता है। हायर मोन में पर मान पावर हायर क्यों करेंगे जब इनके पास मटेरियल नहीं है। तो इंक्रीज दी मार्जिन ऑफ सेफ्टी, मार्जिन, हाँ। अब जैसे मार्जिन ऑफ सेफ्टी आप देखते हो कि इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, ये सब चीजें पढ़ते हैं। अब यहाँ पे इनका लेवल चाहिए, यहाँ पे कि यहाँ पे इतना होना चाहिए, और यहाँ पे आता है मार्जिन ऑफ सेफ्टी, दैट इज एमओएस, ठीक है। लेकिन अब इससे नीचे जा रहा है जैसी मटेरियल, तो इनको जब इनको पता है कि ये मार्जिन ऑफ सेफ्टी तक आ चुका है तो हमें पहले से अपना स्टॉक मंगा के रखना चाहिए। अगर यहाँ पे हमारा स्टॉक यहाँ पे होगा तो ये लोग अपना लेबर ना ही आइडल बैठेगी और उनका प्रोडक्शन भी चलते रहेगा, और जो डिले है वो भी नहीं होगा। उनको 5% का जो बियर करना पड़ा कॉस्ट पेनल्टी, वो भी नहीं बियर करनी पड़ेगी। तो इस वजह से इनको इंक्रीज, अपनी मार्जिन ऑफ सेफ्टी को इंक्रीज करना चाहिए कि जिससे हम अपना प्रोडक्शन टाइम पे कंप्लीट कर पाए। इंक्रीज द मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन्वेंटरी लेवल फॉर रॉ मटेरियल। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। In the order made to order model, providing the correct fit as per the specific measurement taken by the tailor would be classified in the Kano model. As तो मेड टू ऑर्डर मॉडल है, उसमें करेक्ट फिट भी प्रोवाइड कर रहे हैं एज पर स्पेसिफिक मेजरमेंट्स। तो ये किसके अंडर क्लासिफाइड होगा, कानो मॉडल के अंदर। दो चीज होती है, देखो पहले इसका ऑप्शन है थ्रेशोल्ड एट्रीब्यूट। पहले हम और ऑप्शन समझते हैं, ये क्यों है, ये यही क्यों है और क्यों नहीं है। अब देखो इसमें लिखा हुआ है इन डिफरेंट क्वालिटीज, इन डिफरेंट क्वालिटी। अब इसका तो बेसिक, मैं अगर कस्टमर के पास जा रहा हूँ, मैं किसी शॉप में जा रहा हूँ, मैं कस्टमर हूँ,
और वहाँ पे मेड टू ऑर्डर मॉडल है, उसने बोला है कि सर आपको ये क्वालिटी है और आपको हम आपकी फिट के अकॉर्डिंग बना के देंगे। तो दैट इज द बेसिक सर्विस। उनको बेसिक सर्विस है कि इतना तो देना ही देना है, क्योंकि उनका वही मॉडल है। तो इनडिफरेंट क्वालिटी है नहीं, वो तो उनका बेसिक सर्विस है, तो ये इनडिफरेंट नहीं हुई है, तो ये ऑप्शन तो नहीं है। डिलाइट एट्रीब्यूट जब होता है कि जब कस्टमर को सेटिस्फेक्शन इंक्रीज होता है, जब मेरे को बेसिक सर्विस ही मिल रही है जाके और मेरे को कुछ अलग से कुछ नया नहीं मिल रहा, मेरे को वही सर्विस मिलेगी, मेरे को पता है कि यही सर्विस मिलनी है, इससे ज्यादा कुछ नहीं मिलेगा, इससे बियॉन्ड कुछ नहीं है, तो मेरे लिए ये डिलाइट एट्रीब्यूट भी नहीं हो सकता। रिवर्स एट्रीब्यूट जब होता है जब कस्टमर डिससेटिस्फेक्शन हो जाता है। इसमें कस्टमर का डिससेटिस्फेक्शन कब होगा? जब उसको बोला है कि भाई 3 वर्किंग डेज में मिल जाएगा, वहां पे 10 वर्किंग डेज हो गए, तो वहां पे आपका कस्टमर का क्या हो जाएगा? डिससेटिस्फेक्शन, तब रिवर्स एट्रीब्यूट होगा। लेकिन अभी मेड टू ऑर्डर मॉडल किस पे चल रहा है कि भाई मेरे को ये जो बेंच मार्क है ना, इसको तो देना ही देना है। इससे नीचे गया तो रिवर्स एट्रीब्यूट है, इससे ऊपर गया तो डिलाइट एट्रीब्यूट है। लेकिन अभी इनका कहाँ पे स्टैंड कर रहा है? थ्रेशोल्ड, यहाँ पे स्टैंड कर रहा है, तो दैट इज थ्रेशोल्ड एट्रीब्यूट। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। Okay, let's start with case study 6. Which of the following non-value adding activities that the company cannot eliminate entirely? कौन सी non-value adding activities है जो कंपनी eliminate नहीं कर सकती? Error in calculation of the code for premium during sales visit. अगर ये तो एम्प्लॉय की गलती है ना, तो एम्प्लॉय को सिखा सकती है या बेस्ट टैलेंट हायर कर सकती है जिससे वो जब प्रीमियम कोड कर रहे हैं तो सही प्रीमियम कोड करें। तो वैल्यू एडिंग एक्टिविटीज इसको इम्प्रूव किया जा सकता है, तो ये तो ऑप्शन नहीं है। डिले इन इश्यूएंस ऑफ पॉलिसी टू इंश्योर लीगल कंप्लायंस ऑफ इंश्योरेंस पॉलिसीज इशूड, इसको नहीं कर सकती डील, इसको नहीं कर सकती रिमूव। क्यों? क्योंकि जब जो भी रेगुलेटरी कंप्लाइंस है, लीगल कंप्लाइंस है जो भी गवर्नमेंट की तरफ से है, क्योंकि हम कोई भी इंश्योरेंस लेते हैं, आपने जैसे हेल्थ इंश्योरेंस लेते हो, आप ये रिसेंटली लिया हो, नहीं लिया था मैं बता देता हूँ। जैसे अब क्या होता है, अगर आप हेल्थ इंश्योरेंस लेते हो तो हेल्थ इंश्योरेंस उसको पहले वो आपको मिल तो जाता है, लेकिन वो आपको फिर एक फर्दर कॉल आता है कंपनी की तरफ से, वो आपसे पूछते हैं कि ये सब चीज़ें हैं, आपको जो जो बताया है, जस्ट टू कंफर्मेशन कि हाँ आपको ये सारी चीज़ें मिल रही हैं, आपको ये सब चीज़ें, पहले कोई बीमारी है या कोई भी प्रॉब्लम है या कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, टू एंश्योर डेट कि बाद में कोई भी क्लेम के टाइम पे कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। और दूसरी चीज़ ये भी होता है कि किसी किसी हेल्थ इंश्योरेंस में आपको मेडिकल टेस्ट भी लेते हैं, मेडिकल चेकअप भी करवाते हैं, तो इसमें क्या होता है, प्रोसीजर में टाइम लगता है, तो इसलिए इश्योरेंस ऑफ पॉलिसी में जो डीले है उसमें तो टाइम लगेगा, तो इसको ही रिमूव नहीं कर सकते। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। डिले इन क्लेम सेटलमेंट ड्यू टू नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ डॉक्यूमेंट्स, अब कस्टमर के पास पहले से डॉक्यूमेंट्स नहीं है, तो उनको बोलेंगे ना आप पहले से हमारा आपका क्लेम परसों सेटल होगा, फॉर एग्जाम्पल आफ्टर 2 वर्किंग डे आपका अमाउंट सेटल होना है, तो आप पहले से डॉक्यूमेंट्स को कलेक्ट करके रखो, जिससे बाद में डिले ना हो। ये इंप्रूव करा जा सकता है। एंट्री ऑफ कस्टमर डाटा मल्टीपल टाइम्स अक्रॉस डिपार्टमेंट ड्यू टू लैक ऑफ सेंट्रल डाटाबेस, एक डाटाबेस बनाओ जहाँ पे हर जगह वही डाटाबेस यूज हो, जिससे आपको बार बार एक ही कस्टमर का डाटा डालने की जरूरत न पड़े। एक नंबर डाला, उनका पॉलिसी नंबर, सब कुछ इन्फॉर्मेशन आ गई, करेक्ट। तो ये इंप्रूव करा जा सकता है, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अंडर द कॉस्ट ऑफ क्वालिटी फ्रेमवर्क, कॉस्ट ऑफ इम्प्लीमेंटेशन, मेंटेनेंस ऑफ स्टैंडर्ड डिजिटल ऑपरेटिंग मॉडल, सिक्स सिग्मा मेथोडोलॉजी, एग्जांपल्स ऑफ। हम अगर हम सिक्स सिग्मा कॉस्ट ऑफ इम्प्लीमेंटेशन या स्टैंडर्डाइज कर रहे हैं, तो ये सब प्रिवेंशन कॉस्ट होती है, क्योंकि आप आने वाली फ्यूचर की जो एरर्स हैं, ये जो इंटरनल पहले के एरर्स हो रही है, उसको आप चाहते हो कि ये प्रिवेंट हो जाए, सही हो जाए, तो जिससे कोई प्रॉब्लम ना आए। तो सिक्स सिग्मा इसलिए ही इम्प्लीमेंट किया जाता है कि हम जो भी कॉस्ट है उसको प्रिवेंट कर पाए, उसको इम्प्रूव कर पाए। तो डेट इज द एग्जांपल्स ऑफ प्रिवेंशन कॉस्ट। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। इन विच ऑफ द फॉलोइंग इट कैन बी डिफिकल्ट टू इम्प्लीमेंट सिक्स सिग्मा मेथोडोलॉजीज? Reduce errors during policy issues by standardizing workflow process. Improve claim processing cycle times by standardizing know your customer procedures. Improve customer satisfaction by reducing response time for compliance. Improve valuation of high value collectibles and artifacts like fine art, painting, jewelry and watches among other unique items. अब सिक्स सिग्मा के थ्रू हम प्रोसेस को स्टैंडर्डाइज करा जा सकता है अपने। अब नो योर कस्टमर को, ये तो बेसिक इसका क्राइटेरिया होता है, डीमैक जो आता है, डिफाइन मेजर एनालाइज इम्प्रूव, तो ये तो इसका पहला प्रोसीजर तो ये तो इंक्लूड होगा ही होगा। इम्प्रूव कस्टमर सेटिस्फेक्शन, रिस्पॉन्स टाइम रिड्यूस करना है, ये भी इम्प्रूव होता है। लेकिन हाई कलेक्टिव वैल्यू अल्ट्रा काम नहीं होगा। क्यों? अब जो पेंटिंग्स होती हैं या एंशियंट आइटम्स होती हैं, हमें उसको एक्सपर्ट्स की रिक्वायरमेंट होती है उसमें।
हो सकता है इंडिया का एक्सपर्ट इसमें नहीं पता, लेकिन हमें फॉरेन का एक्सपर्ट बुलाना पड़ेगा, उसको देखना पड़ेगा कि हाँ भाई इसकी वैल्यू कितनी है, उसके हिसाब से हम हमें इंश्योरेंस का कितना होगा, उसका प्रीमियम कितना बनेगा, उसके बेसिस पे होगा। तो इसमें सिक्स सिग्मा इम्प्लाई अप्लाई नहीं हो सकता, क्योंकि दिस इज द बेसिस ऑन द बेसिस ऑफ जजमेंट। आपने एक शो देखा होगा, PAWN पॉन शॉप करके एक शो आता था, उसमें वो वैल्यू आइटम बेचा करते थे, एंशियंट आइटम, उसके बेसिस पे वो लगाते थे कि हाँ इसकी इतना पुराना है, इसमें ये वैल्यू है, तो उसके बेसिस पे उसकी वैल्यू डिफाइन होती थी जब तक कि वो बेच सेल करते थे। ऐसे ही इसमें है, अगर हाई वैल्यू कलेक्टिबल आइटम्स है, आर्टिफैक्ट्स, फाइन आर्ट है, पेंटिंग्स है, तो उसके बेसिस हमें एक्सपर्ट चाहिए, और ऑल दीज आर ऑन द बेसिस ऑफ जजमेंट। तो इसलिए जो सिक्स सिग्मा है, इस वाली फाइन आर्ट्स, ज्वेलरी और वॉचेस पे नहीं लगाया जा सकता। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। अप्लाइंग द पॉटर फाइव फोर्सेस मॉडल टू DIC's बिजनेस मॉडल, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू? स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट ऑफरिंग रिड्यूसेस। पहली बात तो जो पॉटर्स फाइव मॉडल होता है ना, वो स्टैंडर्डाइज प्रोसेस पे कभी नहीं लगता। क्यों? क्योंकि उसमें क्या होता है भाई, अगर प्रोसेस ऑलरेडी स्टैंडर्डाइज है तो उसमें वो प्राइस का गेम होता है, ठीक है। तो अगर एंट्री टू बैरियर होता है, पर आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओगे कि पोर्टस के फाइव फोर्सेस मॉडल कौन से होते हैं, लेकिन मैं आपको एक जनरल हिंट बता रहा हूँ कि यहाँ पे क्या होता है, स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट पे नहीं लगता, क्योंकि उसमें प्राइस का गेम होता है कि अगर सप्लायर ज़्यादा है तो वहाँ पे क्या होगा, प्राइस खुद ही कम, मैं कम में बेचूंगा, वो कम में बेचेगा, तो प्राइस का खेल हो गया। लेकिन बायर्स ज़्यादा है और सप्लाई कम है, तो वहाँ पे क्या हो गया, प्राइस डिमांड सप्लाई के हाथ में हो गया, सप्लायर के हाथ में हो गया कि भाई मैं तो इतने में बेचूंगा, क्योंकि मार्केट में प्रोडक्ट ही कम है। तो इसलिए क्या होगा, वहाँ पे बायर्स की नहीं चलती। तो यहाँ पे क्या होगा, अगर स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट है, स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट में पॉटर्स फाइव मॉडल्स काम नहीं करता। स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट ऑफरिंग रिड्यूस इंडस्ट्री राइवलरी अलोइंग इंडस्ट्री प्लेयर टू कम्पीट ऑन फैक्टर अदर देन प्राइस, इस पे काम नहीं करेगा। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। देखिए बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लाई आ गया, थ्रेट ऑफ सब्सटीट्यूट, अल्टरनेटिव मैनेजमेंट है, या बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर्स आ गया। तो ऑल दीज आर पार्ट ऑफ पॉटर्स फाइव फोर्सेस मॉडल। DIC's strategy of reskilling existing workforce to handle its new insurance product, उन्होंने न्यू इंश्योरेंस प्रोडक्ट लॉन्च करा है। उनका न्यू इंश्योरेंस प्रोडक्ट वही है जो उन्होंने हमें वो पढ़ा कि ये क्या कर रहे हैं, पेंटिंग, फाइन आर्ट, ज्वेलरी पे भी इंश्योरेंस दे रहे हैं, और अभी तक मार्केट में कोई नहीं दे रहा। तो इस वजह से इनका न्यू, और इसलिए अपने एग्जिस्टिंग वर्कफोर्स को रीस्किल कर रहे हैं, उनको ट्रेनिंग दे रहे हैं। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू व्हेन इट एनालाइज यूजिंग पॉटर्स फाइव फोर्सेस मॉडल? अगर उन्होंने क्या कहते हैं नॉलेज दे दी, तो हैज क्रिएटेड नॉलेज बेटर टेक्नोलॉजी बेटर टू एंट्री? नहीं भाई, अगर अभी तक मार्केट में प्रोडक्ट है नहीं, ठीक है, और ये अब बोल रहे हैं कि इन्होंने, अब ये आगे किसी और कस्टमर, किसी कॉम्पिटिटर्स, उनको पता चलेगा जब ये देंगे, तो बस उनके पास अभी क्या कहते हैं वर्कफोर्स ऐसा नहीं होगा, तो उनको उनसे सीखनी पड़ेगी ये चीजें। हाँ, तो उन्होंने कुछ टाइम के लिए बैरियर तो कर दिया। बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर्स, ये भी पॉटस फाइव मॉडल मॉडल में आता है। थ्रेट ऑफ सब्सटीट्यूट फॉर अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजीज, ये भी आपका पॉटस फाइव मॉडल में आता है। DICs address the problem static profit due to declining margin under current general insurance business model. Sorry, address problem static due to declining margin under its current general insurance. हाँ, अब इसके ऑब्वियसली इंश्योरेंस कंपनी का जब आपको पता होगा कि इसको कम से कम 9 से 10 साल लग जाते हैं ब्रेक इवन पे आने पे। तो यहाँ पे अभी इसका न्यू स्टार्ट करा है, तो इसके प्रॉफिट्स ऑब्वियसली यहाँ पे कम होंगे, क्योंकि डिक्लाइन मार्जिन यहाँ पे बहुत कम होंगे। अब इसका ऑप्शन क्या होगा? इसका ऑप्शन होगा बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर्स ऑफ दिस न्यू इंश्योरेंस प्रोडक्ट इज हाई। अब भाई मार्केट में प्रोडक्ट ही नया है, और जो इसमें न्यू इंश्योरेंस लेके आए हैं, क्या लेके आए हैं ये लोग? हाई कलेक्टिबल वैल्यू आइटम्स पे लेके आए हैं, और पेंटिंग्स पे, फाइन आर्ट्स पे, ये किस पे होते हैं? हाई नेट वर्थ इंडिविजुअल्स होते हैं, जो रिच पर्सन होगा उसके पास ही सारी चीजें मिलेंगी। तो उसको इसमें तो होगा नहीं भाई, वो बोलेगा मेरा आइटम सिक्योर रहना चाहिए, मैं प्रीमियम पे करने के लिए तैयार हूँ। तो उसमें बार्गेनिंग पावर कुछ नहीं होती वहाँ पे, वो बोलता है आपको इतना लगेगा, क्योंकि मार्केट में ये पहले ही सेलर हैं जो ये नया इस टाइप का इंश्योरेंस लेके आए हैं, तो इनके पास खुद के पास पावर हो गई कि हम आपको इतना इंश्योरेंस कोट करेंगे और आपको लेना पड़ेगा अगर उसको चाहिए, उसको अपनी आइटम सिक्योर करनी है तो लेना ही लेगा। तो यहाँ पे क्या हो गया, बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर्स ऑफ दिस इंश्योरेंस प्रोडक्ट इज हाई। तो यहाँ पे ये प्रोडक्ट कंसिडर करा जाएगा। ऑप्शन बी इज दी करेक्ट आंसर, इज नॉट ट्रू। कि यहाँ पे ये बोल रहा है कि बैंक इज हाई, हाई नहीं है, इट इज लो। तो ऑप्शन बी इज दी करेक्ट आंसर। यहाँ पे टोटल हमारी 6 केस स्टडीज कंप्लीट हो गई हैं, पहले की वीडियोस अपलोड हो चुके हैं ये। और आपको कुछ और भी डाउट है, हमारे डिस्क्रिप्शन पे ईमेल आईडी है, और मैंने
आपको 1-to-1 कंसल्टेशन चाहिए तो आप वो भी हमसे ले सकते हो। ईमेल आईडी पे हमें बता दो, वी कैन डिस्कस ओवर कॉल, जूम कॉल, गूगल मीट, वट एवर इट इज। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।